नमस्कार दोस्तों, आज मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके अंतर्गत हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है किशोर अवस्था की समस्या एवं प्रबंधन। अभी तक हमने किशोर अवस्था के विभिन्न विकासों की बात करी है, चाहे उसमें शारीरिक हो, गत्यात्मक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो या सामाजिक हो। अभी तक हमने विभिन्न विकासों को अध्ययन किया है, लेकिन अब उन विकासों के साथ साथ कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आज हम उसके अंतर्गत ध्यान देंगे कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है व उनके कैसे कैसे प्रबंधन होते हैं। माना कि किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं जो इतनी तीव्र गति से होते हैं। इसी कारण किशोर अवस्था को समस्याओं का काल या समस्याओं की आयु कहा जाता है। वो खुद के लिए ही समस्या नहीं अपितु सभी के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके समाज, माता पिता, शिक्षक, दोस्त सभी को का कुछ ना कुछ आपसे अपेक्षा होती है। तो उस अपेक्षा पे अगर हम खरे नहीं उतरते तो वो समस्याओं को एक जन्म देती है। आज हमको खुद को से भी कुछ अपेक्षा होती है, अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाते तो भी हमको खिन्नता महसूस होती है। तो वो इस कारण से हमें एक खिन्नता के कारण समस्या का काल हो जाता है कि कैसे हम उस वातावरण से, उन अपेक्षाओं से सामंजस्य बिठा सकें। तो देखिए आए क्या होता है। इस अवस्था में मुख्य समस्या समायोजन की होती है, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो आसपास के वातावरण से हो, चाहे वो समाज से हो, किसी भी लोगों से हो। समायोजन अच्छे से बैठ नहीं कर पाने के कारण समस्या काल कहलाता है। एक तरफ तो उससे अपनी तीव्र शारीरिक वृद्धि, संवेग, अस्थिरता एवं समाज में उसके बदलते परिदृश्य के साथ सामंजस्य बिठाना होता है। दूसरी ओर उसे स्वयं के एक निश्चित करियर चुनाव, वैवाहिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी निभाने में खुद को खरा उतरने की तैयारी करनी पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, अपेक्षाओं को परिपूर्ण करते करते वो बहुत सारी खिन्नताओं से सामना करता है और एक समस्या को सामना करना पड़ता है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या, किशोर अवस्था की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको हमको ध्यान में देना है। पहली है तीव्र शारीरिक वृद्धि में से समायोजन। जैसा कि हमने पहले अध्यायों में अध्ययन किया था कि पूर्व किशोर अवस्था में बहुत जल्दी शारीरिक वृद्धियां होती है, जिसका हमको समायोजन करना होता है। और उत्तर किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार के विकास के अंतर्गत पड़ाव लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? किशोर अवस्था में प्रारंभिक शारीरिक वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत तीव्र गति से विषम अनुपातिक होता है। नव किशोर अचानक से बहुत लंबा हो जाता है, हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं, पैर लंबे हो जाते हैं, चलते चलते वो कुर्सियों से भिड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि लंबा खंबा चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से सामंजस्य बिठाना। फिर लोग कहते हैं कि एक कुर्सी टेबल घूम रही है, लंबू चल रहा है, पतलू चल रहा है। तो ये जो अलंकार उसको दिए जाते हैं वो उसको भी अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उससे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पूर्व किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक वृद्धि के कारण पेशियां और हड्डियां तेजी से बढ़ती है तथा उनका परस्पातिक अनुपात भी बदल जाता है। पेशियां लंबाई में बढ़कर नई स्थितियों में आ जाती है। उत्तर किशोर अवस्था में आते आते शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा था, उत्तर किशोर अवस्था में हमारा संवेगात्मक विकास, समायोजन ज़्यादा अच्छे से चल रहा होता है और पूर्व किशोर अवस्था में हमारा शारीरिक वृद्धि विकास और तेजी से चल रहा होता है। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कश्मकश। इस उम्र में ये उम्र होती है जब हम कुछ करने जाते हैं तो घर वाले कहते हैं तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं, तुम बड़े हो गए हो, इतना भी समझ नहीं सकते। दूसरे ही पल हम किसी स्थिति या परिस्थिति में खुद निर्णय लेने जाते हैं कि आज हम ये करेंगे, तो हमें ये सुनाया जाता है तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि अपना डिसीजन या निर्णय खुद ले सको। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम बड़े हो गए या छोटे रह गए। क्या हमें किसी कार्य को करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है या हमें हर चीज़ को अपने बड़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी कार्य को करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल हो जाता है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कश्मकश। बाल्यावस्था के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ बालक में शासन का प्रतिरोध करने की भाव बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसी पल तो कहा जाता है तुम बड़े हो गए और दूसरे ही पल कहा जाता है कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। तो वो कहता है कि आखिर मुझे करना क्या है, पहले एक बार बता दो मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, एक निर्णय लेके बता दो। शारीरिक वृद्धि एवं आकार प्रकार
को स्वयं और को युवा प्रतिरूप में देखने के कारण किशोर स्वयं को बड़ा 100% सही समझने लगता है तथा अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है, जबकि वास्तव में किशोर अभी तक परिपूर्ण परिपक्व नहीं हुआ होता है कि वो हर पहलू में अपना निर्णय खुद ले सके। इसके लिए उसको बड़ों से राय लेनी चाहिए, लेकिन यह वह अवस्था होती है, किशोर अवस्था, जिस समय वो अपने आप को सबसे ज़्यादा आइडल, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र, सबसे ज़्यादा एनालिटिकल मानता है और वो किसी भी बड़े की राय लेना पसंद नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है तनाव एवं अवसाद। इन सब चीज़ों से समायोजन बिठाते बिठाते वो इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है कि वो छोटी से छोटी बात जो सामान्य से समझने से होती है उससे भी उसको चिड़चिड़ापन आने लग जाता है और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। तरुण बालक का किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखना ही समस्या एवं तनावों को आमंत्रण देना होता है। तीव्र शारीरिक वृद्धि से प्राप्त युवत्व आकार बचपन व यौवन के बीच झूलता सामाजिक पड़ाव, पारिवारिक व सामाजिक परिपाटी एवं प्रतिबंध स्वयं के व्यक्तित्व, व्यवसाय व करियर को एवं जीवन साथी के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी एक समस्याओं से जूझ रहा होता है कि कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा अपना जीवन साथी चुनना है, किस प्रकार का जीवन साथी होना चाहिए। ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जो मुझे समझे, मुझे आगे बढ़ने की परिपूर्ण स्वतंत्रता दे, स्व इच्छा से करने दे। तो ये बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है जिसका वो सामना कर रहा होता है और इसी के अंतर्गत उसे बहुत सारे तनावों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में माता पिता व किशोर किशोरियों को चाहिए कि वो अल्पकालिक व छोटे छोटे अपने लक्ष्य निर्धारित करें कि अच्छा, मुझे आज अगर पढ़ाई में देखा जाए, एक उदाहरण दूंगी कि एक दिन में हम पूरा कोर्स याद नहीं कर सकते, तो हमको अल्पकालिक लक्ष्य बनाने के लिए आज हमें यह तय करना है कि आज के दिन में मैं 2 पाठ पूर्ण रूप से याद करूंगा। तो कर सकते हैं। तो 2 पाठ जब हम आज याद कर लेते हैं तो हमें स्फूर्ति और एक जिज्ञासा रहती कि नहीं, आज मैंने 2 पाठ कर ली तो कल भी 2 पाठ कर सकूंगा। और अगर आज मैं ये सोचूं कि आज मैं पूरा का पूरा कोर्स याद करके बैठ जाऊंगा तो मैं नहीं कर सकता। जब मैंने एक अपना लक्ष्य बनाया और वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो हमें खिन्नता आती है और हमें वो काम करने की पूरी का पूरा एक जो एनर्जी होती है वो ख़त्म होती जाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमको अल्पकालिक लक्ष्य बनाने चाहिए। चाहे हमारे व्यवसाय में हो तो व्यवसाय के लिए अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उसके लिए भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज हम ये सीखेंगे, कल उसकी परीक्षा देंगे, उसके आगे हम चलेंगे। जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अपना एक जो मेन लक्ष्य है उसको आराम से प्राप्त कर सके और अपना पूर्ण लक्ष्य और एक अच्छा व्यक्तित्व उभार के अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल व्यक्तित्व को निकाल सके। यौन समस्या एक ये बहुत ही बड़ी समस्या है क्योंकि किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार के यौन विकास भी हो रहे होते हैं और आज के ज़माने में, आज के समाज में हमारे को यौन के बारे में बात करना बहुत ही बुरा माना जाता था। लोग बाग, माता पिता, कोई भी अपने किशोर या किशोरी को यौन विकास के बारे में कुछ भी पढ़ाना या बताना नहीं चाहते थे। तो एक बहुत ही राज एक बहुत ही सामंजस्य और बहुत ही मुश्किल वाला सब्जेक्ट माना जाता था और इस समय विभिन्न प्रकार की विकास और वृद्धि ले रही होती है जिसके अंदर सामंजस्य बिठाना, अपने अंतर्गत होने वाले विभिन्न विकासों को जानना, बाहर वालों के संग जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले के ज़माने में छोटी ही उम्र में शादियां कर दी जाती थी तो उनके यौन विकास और वृद्धि के बारे में जितनी भी जिज्ञासा होती थी वो उससे शांत हो जाती थी। आजकल के इसके बारे में बात करते नहीं हैं तो उनको जो अधकचरी नॉलेज अपने दोस्तों से, आसपास से या गंदे साहित्य से या वीडियो से मिलती है उनके अंतर्गत वो चलते जाते हैं जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पूरी सही और परिपूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इस चक्कर चलते कई बार वो गलत रास्ते पे भी उतर जाते हैं। तो इसलिए आजकल हमें चाहिए कि हम विभिन्न प्रकार के यौन विकास के बारे में अपने बच्चों से बात करें, इसके अंदर शर्म ना करें। अगर हम चाहते हैं कि एक समझदार जिम्मेदार नागरिक हमारे सामने आए और एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे सामने आए तो यौन विकास को हीन भावना से ना देख के हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए और बच्चों के उसके बारे में परिपूर्ण
इन्फॉर्मेशन या ज्ञान देना चाहिए, जैसे कि वो गलत रास्ते पे ना उतरें और जो उनके दोस्त और आसपास के घटिया साहित्य उनको थोड़ी अधकचरी नॉलेज देते हैं वो बहुत भारी पड़ती है। इस जगह एक मैं मुहावरा बताना चाहूँगी, अज्जल घघरी छलकत जाए। जो घघरी आधी भरी हुई होती है वो पानी गिराती ही जाती है। इसीलिए अगर यौन विकास के बारे में हमारी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या ज्ञान रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा। तो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में बात करें, बच्चों को उसके बारे में बताएं और आगे व्यक्तित्व को अच्छा निखारें और उभारें। आगे है हमारा धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का सेवन। किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जब हम समाज में अपना एक व्यक्तित्व स्थापित कर रहे होते हैं, समाज में ये चाहते हैं कि प्रौढ़ भी हमारा अनुमोदन करें और हम सबको बता दें कि अब हम बड़े हो गए हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी वो सब कर सकते हैं जो आप बड़े लोग कर रहे हैं। चाहे उसके लिए हम कई बार गलत रास्ते पे भी उतर जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि जो हमारे आसपास रहने वाला समाज, बड़े लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हमसे अपेक्षाएं ना करें और निर्मल भाव से हमारे संग बात करें। और अगर कुछ गलत हो भी गया है तो उसको बहुत बड़ा एक पहाड़, राई का पहाड़ ना बनाए और उससे बात करके सामंजस्य से, शांति से उसे सुलझाएं। किशोर के जीवन में आने वाली निम्न परिस्थितियां, समस्याएं, तीव्र संवेगशीलता की अवस्थाएं उन्हें गलत मार्ग पर धकेलती है। क्यों? मित्रों द्वारा उकसाने एवं दबाव। मैंने पहले भी जैसे कहा कि अधकचरा ज्ञान, जल घघरी छलकत जाए। तो अगर हम अपने किशोर अवस्था के बच्चों से बात करेंगे तो मित्रों के दबाव में अगर वो लोग कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो हमको एज अ मित्र गण मान के हमसे सारी बात शेयर करेंगे तो हम उनको गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। स्वयं को अपने मित्रों द्वारा स्वीकारे जाने की इच्छा कि अच्छा मैं तो सुट्टा मार रहा हूँ, मैं तो देख बियर पी रहा हूँ, तू नहीं पी सकता। तो इसके अंतर्गत हमको अपनी दोस्ती मित्रगण में अपना दबदबा बताने के लिए भी इस गलत रास्ते पे कई बार उतर जाते हैं। तो अगर हम एज मित्र उनको बात करेंगे तो ये गलत रास्ते पे नहीं उतरेंगे। शिक्षा या व्यवसाय में असफलता, प्रेम में असफलता। किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और अफेक्शन चलता है। आज ये लड़का पसंद आ गया, ये या ये किशोरी पसंद आ गई, कल उसको दूसरा पसंद आ गया, वो उसके साथ चल जाता है और दूसरा उसको प्रेम में असफलता मानकर अश्लील और धूम्रपान में ग्रसित होके रह जाता है, जो कि गलत चीज़ है। जाने अनजाने में होने वाली गलतियों के लिए पारिवारिक व सामाजिक मित्रों के पड़ने वाली डांट। पहले भी कहा, किसी भी बहुत से बहुत बड़ी समस्या भी हो जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको बैठकर बात करके सुलझाया ना जा सके। तो अपने बच्चों के मन में इतना डर मत पैदा करें कि वो कोई भी गलती करके आपसे बात करने के बजाय गलत रास्ते पर उतरना ज़्यादा आसान समझें। समाज में स्वयं को युवा के रूप में देखने की उत्कंठा। हर गलत चीज़ या धूम्रपान या मदिरा का सेवन करने से आप प्रौढ़ या बहुत सक्सेसफुल व्यक्तित्व नहीं हो जाते। जो दिखा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सही हो, इस चीज़ का ध्यान दें। सामाजिक प्रतिष्ठा के चिन्ह के रूप में करना, अकेलेपन महसूस होने के कारण। अब कई बार क्या होता है, घर में कोई भी अपने किशोर अवस्था या किशोरी से बात करना पसंद नहीं करता है। वो अपनी इतनी सारी उत्कंठाएं, इतने सारी उनके मन में जो विभिन्न प्रकार के उथल पुथल चल रहे होते हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, ये करना है, अभी वहाँ जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो वो अकेलापन का महसूस होने लगेगा और उस अकेलापन को दूर करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की गलत गतिविधियों में सम्मिलित होने लगते हैं। विरोध पर प्रदर्शन करने के लिए उत्सुकता पूर्वक या जिज्ञासा वश कई बार कहते हैं ना, अरे तू नहीं पीता, तुझे क्या पता सुट्टा मारने में कितना मज़ा आता है, दारू पीने में कितना मज़ा आता है, चल चल तू भी एक कश लगा के देख। तो ये जिज्ञासा इतनी ज़्यादा उनमें उत्पन्न कर देते हैं कि वो जान ना करने चाहने से भी जाने अनजाने में वो जिज्ञासा पूर्ण कर लेते हैं। फिर वही बात आएगी, अगर आप उनके दोस्त बन के रहेंगे तो वो जिज्ञासा आप शांत कर सकते हैं सही मायनों में और अधकचरे जगह से ज्ञान लेके वो गलत रास्ते पे नहीं उतरेंगे। अज्ञानतावश कभी कोल्ड ड्रिंक के सहारे किसी ने मिला के पिला दिया। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि यार चल चल अपन डिस्को में चलेंगे, उसको कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी दवा नशीली मिला दी, तो हम अज्ञानतावश भी उसके से ग्रसित
हो जाते हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मदिरा पान। शराब जो होती है वो आपके बहुत ज़्यादा आकुलता जो अंदर चल रही होती है उसको शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि शराब पीने से या मदिरा पान करने से आपके दिमाग में जो सोचने वाला हाइपोथैलेमस होता है उसके ऊपर वो असर करती है और आपको सोचने की क्षमता कम करके आपको नींद की ओर अग्रसित कर देती है या नींद की गोली की तरह असर करती है। तो कई जने अपना तनाव दूर करने के लिए, अपने तीव्र संवेगों को शांत करने के लिए, अकेलापन शांत करने के लिए मदिरा का सहारा लेते हैं, जो कि गलत होता है। कभी गम के सहारे, कभी खुशी के सहारे मदिरा पान, जो एक सामान्य मूवीज़ में डायलॉग चलता है वो वहाँ भी गलत है। वहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ आता है मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मैं यहाँ पे भी कहूँगी किसी भी चीज़ की, किसी भी मुश्किल का हल मदिरा पान नहीं होता। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दें कि कोई भी जना आपको अतकचरी ज्ञान के साथ कहे नहीं नहीं एक कश लगाने से या एक पैक पीने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। गलत रास्ते पे पहला कदम भी गलत ही होता है, चाहे किसी उसका कारण कोई सा भी हो। दूसरा है धूम्रपान व तंबाकू सेवन। धूम्रपान व तंबाकू सेवन की आदत भी मित्र मंडली के दबाव व हम उम्र समुदाय द्वारा स्वयं को स्वीकारे जाने की इच्छा के कारण होती है। आज दोस्त कहते हैं अच्छा तू तो धूम्रपान नहीं करता, तू हमारे लायक नहीं है, हमारे साथ मत बैठ। तो मत बैठो, कल वो भी गलत होगा, उसको अपने आप समझ में आएगा, वो आपके पास आएगा। लेकिन 2 पल की खुशी के लिए गलत रास्ते पे ना उतरो। नशीली दवाइयाँ। आजकल आपने सुना होगा सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद बहुत सारे जने इन नशीली दवाइयों के अंतर्गत फिल्मी दुनिया में पुलिस के पकड़ में आए हैं। तो वो बहुत बड़े ऊपर लोग हैं तो भी गलत हैं, तो गलत है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी पहुंच वाले भी लोग अगर गलत कर रहे हैं तो गलत है। तो वो किसी भी कीमत पे सही नहीं होता, चाहे आप किसी भी जगह खड़े हो। अनावश्यक रूप से इन दवाइयों का सेवन व्यक्ति को इनकी आदी बना देता है, साथ ही में स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए इन गलत आदतों का सहारा लेना गलत है। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक नुकसान पहुंचाएंगे और आपके पूरा जीवन पर्यंत आपको विकलांग बना के छोड़ देंगे। किशोर किशोरियों को चाहिए कि वे इन नशीली दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों को जानें, अपने आत्मविश्वास को बटोरकर तथा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर जीवन को विविध चुनौतियों के लिए तैयार करें। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर छोटा आराम देने वाली चीज़ सही नहीं होती। आज हम इतने कमज़ोर अंदर से नहीं हैं कि किसी भी चुनौती का सामना ना कर सके और उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें इन गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़े। तो बच्चों अपना आत्मविश्वास बटोरो और हर चुनौती के लिए तत्पर रहिए। आज जितने भी हमारे समाज में बड़े बड़े नेता हुए उन्होंने इस चीज़ का कभी सहारा नहीं लिया कि वो कितनी भी चुनौती, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, आज उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, कितनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, कितनी बार जेल गए हैं, कितनी बार मार खाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इन गलत चीज़ों का सहारा लिया है नहीं। तो हमको अपना आत्मविश्वास बटोर कर हर चुनौती के लिए तत्पर खड़ा रहना चाहिए। दूसरा है उपचार एवं अपराध। समाज के नियमों की अवहेलना करनी, ये बेटा उपचार नहीं होगा, अपचार होगा। अपचार एवं अपराध समाज के नियमों की अवहेलना करने एवं हिंसात्मक व्यवहार करने के अपराध और या अपचार ही कहते हैं। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता वह अपराधी कहलाता है। अगर आप थोड़ा सा जोर डालें तो पिछले अध्याय में हमने एडोलेसेंट डेलिक्वेंसी भी करी थी, जब हमारी बहुत ज़्यादा इच्छाएं जागृत हो गई थी कि सामने वाले के पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए सही या गलत कोई भी तरीका अपनाकर, चोरी करके, डाका डाल के, किसी भी तरह या किसी को धोखा दे के हम वो चीज़ करते हैं, तो वो अपचार या अपराध के अंतर्गत आता है। हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है, जैसे है, हम उससे ही खुश रहना चाहिए। अब किशोरावस्था में समस्याएं तो हमने पढ़ ली, लेकिन उनके कारण व प्रबंधन भी पढ़े कि ये किन कारणों से हमारे सामने समक्ष खड़ी हो जाती है, जिनका हमको ध्यान देना चाहिए और कैसे उनका प्रबंधन करके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने उनके साथ साथ आपको बताया है कि हमको अपने बड़ों से बात करनी चाहिए, बड़ों को भी हमें बड़ों को किशोरावस्थाओं
लोगों को समय देना चाहिए, बात समझनी चाहिए, दोनों को साथ कर बैठकर बातें करनी चाहिए। लेकिन आइए इनको भी ध्यान देते हैं कि शारीरिक दोष या खराब स्वास्थ्य के कारण हीन भावना पैदा होना, माता पिता दोनों या फिर माता पिता में से किसी एक का असमय मृत्यु होना। इस जगह मैं आपको कहूँगी, बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन है A.R. रहमान। वो ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनका 8 साल में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पे चला चला के अपना जीवन यापन किया था। और आज वो बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल व्यक्तित्व हैं। अगर वो भी इस तरह से गलत रास्तों पे उतर जाते तो क्या वो एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बन पाते? नहीं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दें। परिवार में बड़े बुजुर्गों का कड़ा अनुशासन, अनुशासन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन लकड़ी को तोड़ देता है। लकड़ी को उतना ही मोड़ो जब तक वो लचीली रहे, बहुत ज़्यादा मोड़ दोगे तो टूट जाएगी। वो अनुशासन पे भी चलता है। अनुशासन आपको सही राह पे दिखाने के लिए होता है। बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन आपको गलत रास्ताओं पे ले जाने की भी एक कारण बन जाता है। सौतेली माता या पिता द्वारा तिरस्कृत व्यवहार, कई बार हमारे घर में माता या पिता का विच्छेद हो जाता है और दूसरे शादी के कारण वो सौतेलापन, हमको तिरस्कार, या कई बार हमारी सोच में वो सही भी कह रही होती है तो हम उसको गलत मान लेते हैं, तिरस्कार मान लेते हैं, जो हमारे लिए गलत होता है और हम उस गलत रास्ते पे उतर जाते हैं। प्रतिदिन होने वाले माता पिता के घरेलू झगड़े या तलाक, माता पिता ही नहीं, घर में अगर किसी भी विभिन्न प्रकार के झगड़े चल रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव और अवसाद पैदा कर देते हैं और उसको शांत करने के लिए कई बार हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हम घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। माता पिता, बड़े बड़े भाई बहनों या अन्य सदस्यों के अनैतिक कर्मों, झूठ बोलना, समलैंगिक अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त होना, घर में कोई गलत कार्य चल रहा है, चोरी चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, वो हमें पता है, हमारे लिए वो चीज़ डाइजेस्ट करना हमारे नियमों के हिसाब से गलत है तो हम उस चीज़ को गलत मानते हैं और गलत रास्ते पे उतर जाते हैं। बुरे संगी साथियों का संगति, बालक के बौद्धिक कौशल में कमी या विद्यालय में पढ़ाई की अपर्याप्त सुविधाएं। कई बार क्या होता है कि लड़के लड़की स्कूल तो जाते हैं, बैग पटका और गायब, उनका पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता तो वो इन गलत आदतों में लिप्त हो जाते हैं। पारिवारिक व सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा या निम्न होना, जहाँ पे अत्यधिक पैसा होता है कि बच्चों ने कितना पैसा लिया, कहाँ उड़ाया, उसका ध्यान नहीं दिया जाता और उनको ये कह के ढक लिया जाता है कि अभी किशोर है, समझ जाएगा तो ये गलत है। उनको अत्यधिक पैसा मिलना भी उनको गलत रास्ते पे ढकेलने का एक कारण बनता है। उसी के विपरीत बहुत निम्न स्तर पे होने के कारण सस्ता नशा बहुत आसानी से मिल जाता है और वो अपने आप को बड़ा मानने के लिए वो उस आदतों में लिप्त होने लग जाते हैं। परिवार के बालक की बहुत अधिक मार पिटाई से होकर ढीठ हो जाना, छोटी से छोटी गलती होती है और उसको मारने बैठ जाते हैं तो कहता है क्या करेंगे घर वाले, मारेंगे तो सही, आज 2 थप्पड़ मारे, कल लकड़ी से मार लेंगे, उसके आगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, उसके आगे क्या कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक ढीठापना आ जाता है और वो गलत आदतों में लिप्त हो जाते हैं। बालक का मन बुद्धि होना, जिस तरह से अगर उसको पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है तो वो जो सामने देख के मस्ती और टीवी में देखता है और वो उस चीज़ों में लिप्त होता चला जाता है। किसी भी कारणवश बालक का मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, घर परिवार या विद्यालय में अच्छे चारित्रिक शिक्षा का अभाव होना, नैतिक शिक्षा ना देना, किसी भी जगह नैतिकता का व्यवहार ना करना, उनकी क्या गलत है क्या सही है, पहली बार जब चोरी करी थी उसको ना डांटना कि कोई बात नहीं बेटा, हो गई, अगली बार मत करना, ये गलत बात होती है। पहली बार ही बच्चा जब गलत काम करता है उसको कड़े नियमों के तहत उसको डांटा जाए, मना किया जाए, जैसे उसे पता चले ये गलत है तो नैतिक ज्ञान उसको उसी समय देना। खाली समय होने पर मनोरंजन के पर्याप्त साधनों तथा स्वयं की सृजनात्मक रुचियों का अभाव होना, खाली समय का सदुपयोग नहीं कर पाना भी इसके लिए एक कारण सिद्ध हो जाता है। अश्लील साहित्य पढ़ना तथा अश्लील चित्र व फिल्में देखना, जैसा कि मैंने कहा कि यौवन काल में यौन विकास के बारे में ना बात करना, तो आजकल के लिए बच्चों के लिए स्पेशली जब इंटरनेट इतना आसानी से मिल रहा है और उसको ध्यान ना देना तो इतने वीडियोस आके पट पट गिरते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को देखने लग जाते हैं और इन गलत आदतों में लिप्त हो जाते हैं। जो इसलिए कहा जाता है कि हमें
बच्चों को अगर इंटरनेट या सुविधा दे रहे हैं तो उस पर भी अंकुश लगाकर एक आंख रखनी चाहिए कि वो क्या, कब, कहाँ, कैसे देख रहे हैं। किशोर में अपराध प्रवृत्तियों को पनपने से रोकने के लिए उन्हें बचपन से ही माता पिता को उपयुक्त स्नेह, नियंत्रण, पूर्ण विश्वास और सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होना चाहिए। परिवार में बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों को चाहिए कि मृदु व्यवहार, प्यार का व्यवहार जैसे मैंने कहा था, और अनुशासन बनाते हुए किशोर किशोरियों को उचित मार्गदर्शन देवें और उन्हें बुरी संगति से रोकें। जैसे कि कहा कि पहली बार जब वो गलत करते हैं तभी उन्हें कहें कि बेटा ये गलत है, आपने गलत किया है, नहीं करें, और उन्हें कड़ा अनुशासन का पाठ पढ़ाएं, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, तो उनको हम वहीं रोक सकते हैं और आगे गलत करने से बचा सकते हैं। बच्चों की रुचियों को देखते हुए उन्हें अपने शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्र चुनने में पूरी सहायता दें एवं उनको स्वतंत्रता दें। आज आपके मन में क्या है, आप अपने जीवन में क्या नहीं कर पाए, वो उन पर ना थोपे। उनके मन में क्या करने की इच्छा है, उनके मन में क्या करने की एक अभिलाषा है, आकांक्षा है, उसको करने की उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दें। हाँ, उनको गाइड करें, लेकिन उनको डोमिनेट ना करें तथा उनके उत्साह को निरंतर सृजनात्मक दिशा प्रदान करें। किशोर किशोरियों को शिक्षक व माता पिता द्वारा उचित यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ये कोई एक ऐसा फील्ड या विषय नहीं है जिसके बारे में बात करना हीन भावना हो। इसके बारे में भी बात करनी चाहिए और बच्चों को अच्छी ज्ञान देना चाहिए, जैसे कि वो गलत रास्ते पे ना उतरे। आइए अब अपन इस पाठ में देखिए क्या क्या पढ़ा है। किशोर अवस्था की प्रमुख कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से प्रबंधन हमने पढ़े हैं, उसका एक बार पुनरावृत्ति कर लें। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है तीव्र शारीरिक वृद्धि का समायोजन करना, कि पूर्व किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार की विकास और वृद्धि अपनी जगह ले रही होती है, उससे सामंजस्य बिठाकर अपनी अपनी जगह शांति से देखें और उसको अपना समायोजन बिठाने की एक आराम से समय दें। स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कश्मकश, तनाव एवं अवसाद, यौन समस्या, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का सेवन, अपचार एवं अपराध। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से वापस सुनेंगे और याद करेंगे और आने वाली काल के लिए इसको अच्छे से याद करके परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस पाठ में आपको बताया कि अल्पकालिक लक्ष्य बनाएं और उसको देखें कि आप उसको ले सकते हैं और परिपूर्ण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को उसी समय याद करें और अपना स्वतंत्रता से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।